हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आई एम भावना फ्रॉम यूपी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन का आपके साथ में आंसर भी दिया जाएगा, क्योंकि इसका मैं आपको टेस्ट कराऊंगी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एकदम ये क्लास रहेगी, इसके बाद में टेस्ट में देखना होगा कि आप कितना चीज़ों को याद रख पाए, कितना सीख पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, जवान। मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए एक शब्द मिलता है, क्या मिलता है? जवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी ये रचना है अमीर खुसरो की। खालिक बारी रचना किसकी है? अमीर खुसरो की है। ठीक है, जो कि खड़ी बोली में रचनाएं करते थे अमीर खुसरो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, एक सेकंड। क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। यानी खड़ी बोली में हिंदी में सबसे पहले रचनाएं कौन से कवि किया करते थे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचनाएं किया करते थे सबसे पहले। तो ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। ये हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। पहले पाली थी, फिर पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट्ट का जन्म हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो लोग आंसर कर रहे हैं करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रामचंद्र शुक्ल। साहित्यिक जो अपभ्रंश था उसको पुरानी हिंदी कहने वाले रामचंद्र शुक्ल थे। इसके अलावा अपभ्रंश जो थी, यानी पहले साहित्यिक अपभ्रंश की बात नहीं, सिर्फ अपभ्रंश की बात हुई कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। लेकिन साहित्यिक जो अपभ्रंश थी उसको पुरानी हिंदी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन यानी कि अपभ्रंश के जो बाद के टाइम की अवस्था थी उसको हम अवहट्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, राजस्थानी। शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? तो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी इन दोनों के बीच के समय को हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसके अनुसार? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंश हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, अपभ्रंश को प्राकृताभास की हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को प्राकृताभास की हिंदी किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास की हिंदी कहा। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिंदी साहित्य जगत में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? जो पंजाबी भाषा है इसका विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेशाची। पेशाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का विकास हुआ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा मागधी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी भाषा का, बांग्ला भाषा का, उड़िया का और असमिया, इन सारी भाषाओं का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ। कौन से अपभ्रंश से? मागधी। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? अर्धमागधी से हुआ। बांग्ला जो भाषा है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ। सिंधी भाषा जो है इसका उद्भव किससे हुआ? तो ब्राह्मण अपभ्रंश से। किससे? ब्राह्मण अपभ्रंश से। ठीक, सिंधी भाषा का उद्भव किससे हुआ? ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो सब एक चैनल आता है, सब टीवी, तो ऐसे याद रख सकते हैं, सिंधी का ब्राह्मण अपभ्रंश से। ठीक है, आगे चलते हैं अगला। अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? अवधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी भाषा का उद्भव हुआ। अवधी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो कैसी है? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो भारत मित्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, प्रचारणी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1893। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, अब तक कई एग्जाम्स में लगातार पूछा जा चुका है। ये 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे, तो कौन थे? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, इसके अलावा ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे और राम नारायण मिश्र भी थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। हिंदी के अलावा ये जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली या कलकत्ता? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में नियुक्त किया गया था? सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1903। महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गोपाल स्वामी अय्यर ने। गोपाल स्वामी अय्यर ने रखा था। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। हिंदी को कब मान्यता मिली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने सुझाया, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टम। ठीक है, भारतीय भाषाओं को, भारत की जो भाषाएं हैं उनको भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में ये बात कही गई कि संविधान की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन होगी? देवनागरी होगी। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि डोंगरी, मैथिली और असमिया इन तीनों को शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्ष 1961। वर्ष 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी की उपभाषाओं की अगर हम बात करें तो 5 उपभाषाएं हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो फ्रेंड्स, पूर्वी हिंदी अवधी जो है पूर्वी हिंदी की है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, लेकिन बिहारी है ये पूर्वी हिंदी की नहीं है। तो ये जो पूर्वी हिंदी की भाषाएं, इनको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको। अगर आपने भाषाओं की उपभाषाओं की ट्रिक देखी होगी, ABC पूरब में ABC पढ़कर बिहारी मैम भी इतराई। तो ABC यानी कि A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी, ये तीनों कहाँ की हैं? पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? अवधी। अवधी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ठीक है, अवधी पश्चिमी हिंदी की ना होकर कौन सी हिंदी की है? पूर्वी हिंदी की है, ABC। ठीक है, ABC अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तो तीनों कौन सी भाषाएं हैं? पूर्वी हिंदी की ये बोलियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 5 है। कैसे याद कराया था मैंने? बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में, इस तरीके से, यानी पश्चिम में बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में। तो अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, A, B और C, ये कहाँ की हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, हिंदी बिहारी से या राजस्थानी से? तो अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक, पूरब में ABC पढ़कर बिहारी, कौन सी मैम? बिहारी मैम भी इतराई। तो बिहारी मैम से मैथिली, मैम के एक माँ से मैथिली और एक माँ से हो जाएगा मगही और भी से भोजपुरी, इसलिए पूरब में ABC पढ़कर बिहारी मैम भी इतराई। तो इस तरीके से हमने ट्रिक बनाई थी याद करने के लिए। अगला है 38। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर बाटी का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी राजस्थानी। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? मैथिली भाषा में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार है विद्यापति, इसलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। मैथिली भाषा में सबसे ज़्यादा रचनाएं करने वाले हैं विद्यापति। अगला क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। पूर्वी राजस्थानी का अन्य नाम क्या है? ढूंढाती, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। कृष्ण काव्य किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्रजभाषा में, और रीतिकालीन साहित्य का सृजन भी ब्रजभाषा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन होगा 42। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। देखिए, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सारी ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? जो शकुंतला नाटक है इसका खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य आपकी उंगलियों पर होना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? आप यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपी टेट और सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे काशी नागरी प्रचारणी सभा वाला क्वेश्चन था, ये सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन था। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मेरठ। मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जनपदीय हिंदुस्तानी। खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा। ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ की बोली को काशिका कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा बनारस। बनारस की बोली को काशिका के नाम से जाना जाता है। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की अपभ्रंश से विकसित है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शोरसेनी अपभ्रंश। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की, तो अभी मैंने बताया था बाबू ब्रजलाल खड़े हैं कन्नौज में, तो ब्रज भाषा सबसे पहली। अब पूछा क्या है? सर्वाधिक प्रमुख बोली, तो ब्रज भाषा होगी, जबकि खड़ी बोली भी कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी की है। बुंदेली कहाँ की है? ये भी पश्चिमी हिंदी की है। बांगरू कहाँ की है? ये भी पश्चिमी हिंदी की है। तो बांगरू, बा से बांगरू, बू से बुंदेली, ब्रज से ब्रज भाषा, खड़े हैं से खड़ी बोली, और कन्नौज से कन्नौजी, ये पांचों भाषा कहाँ की हैं? पश्चिमी हिंदी की हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते ही आपके माइंड में तुरंत ये याद आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रज भाषा शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, तो फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो गाइज, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने कम टाइम में इतने अच्छे क्वेश्चन और 65 क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इस क्लास में, तो बहुत कम टाइम में और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए दिए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो प्रेम सागर पुस्तक में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले हुआ, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? तो खड़ी बोली को हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि राम कहाँ के निवासी थे? अयोध्या के, और अयोध्या को हम अवधी के नाम से, अवध के नाम से भी जानते हैं, तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का जो विकास है ये मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। कौन से अपभ्रंश से? मागधी अपभ्रंश से माना जाता है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है? तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? सो फ्रेंड्स, मैथिली जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, जबकि अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों ही उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स, ब्राह्मी लिपि जो है इसको सबसे प्राचीन लिपि भी माना जाता है। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट
आंसर। 60 क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सभी को पता है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मॉरीशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो अभिमन्यु अनंत को। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था। तो विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 में जो हुआ था उसका आयोजन स्थल कहाँ पर था? तो भोपाल, भारत में था। ठीक है, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत का ये उपन्यास है लाल पसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अवधी। ठीक है, अवधी का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, जबकि अवधी कहाँ की है? पूर्वी हिंदी की भाषा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दोहा। दोहा यानी दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, अपभ्रंश। दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर।